अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में तुम लोग रिएक्शन देने वाले ना, वो वीडियो होने वाली है व्हाई डज द मिडिल ईस्ट ऑलवेज फाइट। ज़ेम टीवी बाय ज़ेम टीवी की वीडियो होने वाली है। देखते हैं वीडियो रिएक्शन देते हैं और ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्या है जो मिडिल ईस्ट हमेशा फाइट करते रहते हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हमेशा फाइट चलती रहती है, जैसे कि हमें पता है अभी जो हो रही है, तो वो उसी चीज़ के बारे में देखने वाले कि क्या है और क्या ये बताने वाले कि ऐसा क्यों है। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन देते हैं। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करते हैं, चलते हैं वीडियो स्टार्ट। मिडिल ईस्ट में एक तरफ यमन के हूतीज रेड सी से गुजरने वाली शिप्स पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शिपिंग लाइन का बहरान मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए हैं। चाहे सीरिया हो, पैलेस्टाइन, इराक या फिर यमन, हम हर दूसरे दिन मिडिल ईस्ट में हालात खराब ही देखते आए हैं और शायद अपनी पूरी जिंदगी देखते ही रहेंगे। इन झड़पों में मिडिल ईस्ट के अलावा बाहर की कंट्रीज भी शामिल होती हैं, जैसा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रशिया भी। पर ऐसा क्यों है और ये सब मिडिल ईस्ट में ही क्यों हो रहा है? मिडिल ईस्ट हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोग हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। कभी वो एक साइड से लड़ते हैं तो कभी दूसरी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट के इन तमाम मसलों का रूट कॉज या उसकी जड़ क्या है, इसको सही से समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा, जहां इन सारे मसलों की शुरुआत होती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये 20वीं सदी की शुरुआत थी जब मिडिल ईस्ट समेत आज के यूरोप का भी काफ़ी सारा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में होता था। इस पूरे खित्ते में 600 सालों तक हुकूमत करने के बाद मुसलमान काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे और इनके बीच अंदर ही अंदर झगड़े शुरू हो गए। ऑटोमन एम्पायर में मुसलमानों समेत दूसरे भी कई रिलीजन्स के लोग अपने अपने रीजन्स या प्रोविंसेस में बसते थे, लेकिन ये सारी प्रोविंसेस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, यानी किसी को भी अपना अलग मुल्क बनाने की आज़ादी नहीं थी। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया समेत मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर भी अपना होल्ड जमाना शुरू कर दिया, जैसा कि आज का यूएई, सदरन यमन, बहरेन और इजिप्ट। ब्रिटिशर्स को इंडिया और मिडिल ईस्ट में अपने प्रोटेक्टरेट्स में पहुंचने के लिए इजिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां उन्होंने रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से एक कैनाल के जरिए जोड़ दिया था, जिसको आज हम सुइज कैनाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि सुइज कैनाल, जो कि उनका बहुत ही कीमती असासा था और वो था भी इजिप्ट में, इसी वजह से ब्रिटिशर्स को इजिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इजिप्ट उनकी प्रोटेक्शन में ही रहे। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ओमान और कुवैत को भी अपना प्रोटेक्टरेट बना लिया। प्रोटेक्टरेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जो कि होती तो बज़ाहिर आज़ाद हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स करेंगे और उनको कंट्रोल भी यही करेंगे। ब्रिटिशर्स की ये हरकतें ऑटोमन एम्पायर को ठीक नहीं लगी कि दुनिया के दूसरे कोने से उठकर कोई आए और हमारे इलाकों पर राज करना शुरू करे। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल गर्म हो रहा था। 1914 में ऑटोमन एम्पायर ने फैसला किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंपीरियल जर्मनी का साथ देंगे। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज को प्रोटेक्टरेट्स बनाने वाले ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में फैसला कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराकर इनके पूरे इलाके को आपस में बांट लेंगे। 1916 में ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमेट्स मार्क साइक्स और फ्रांसवा जॉर्ज पीको ने एक सीक्रेट ट्रीटी की, जिसमें दोनों ने ऑटोमन एम्पायर के हिस्सों की डिस्ट्रीब्यूशन आपस में ही कर ली। इस ट्रीटी को इतिहास में साइक्स पीको एग्रीमेंट की पहचान दी जाती है। ट्रीटी में तय पाया कि यूएई, कतर, बहरेन, नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी और कुवैत डायरेक्टली ब्रिटिश की कॉलोनी बनेंगी, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी, इराक और जॉर्डन होंगी तो इंडिपेंडेंट अरब स्टेट्स, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स कहलाई जाएंगी। टर्की, लेबनान डायरेक्टली फ्रेंच कॉलोनी बनेंगे, जबकि सीरिया और इराक के कुछ हिस्से फ्रेंच प्रोटेक्टरेट्स में आएंगे। ईस्टर्न टर्की को रशियन एम्पायर देखेगी, जबकि पैलेस्टाइन की, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, उसको साइक्स पीको एग्रीमेंट में एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर किया गया। साइक्स और पीको ने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही अपने तौर पे मिडिल ईस्ट का बंटवारा तो कर लिया था, लेकिन जो मैप्स उन्होंने बनाए थे उसमें वहाँ ऑलरेडी रहने वाले कबीलों के बारे में नहीं सोचा गया।
असल में ऑटोमन एम्पायर ने इन एरियाज को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, जहां रहने वाले कबीले बेशक अलग अलग मजहब फॉलो करते थे, उनके तौर तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन वो सब ऑटोमन एम्पायर की छतरी के साए तले रहते थे और किसी को भी अपनी अलग नेशन बनाने की परमिशन नहीं थी। इन प्रोविंसेस को जिनमें अलग अलग लोग बसते थे, इनको ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी शक्ल देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, जिसके नतायज अगली कई दहाइयों तक पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतने पड़ेंगे। साइक्स पीको एग्रीमेंट की शुरुआती शर्तें मजीद उलझने लगीं जब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिशर्स ने अरब के साथ वादे करना शुरू कर दिए। उनको ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उकसाया जाने लगा और वादे किए जाने लगे कि अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े होंगे तो उनको अपना अलग और आज़ाद मुल्क दिया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक और वादा भी किया था यूरोप में रहने वाले ज्यूज के साथ। उस वक्त जूस को दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लिहाजा उनसे वादा किया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद उनको पैलेस्टाइन में अपना खुद का मुल्क दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के लिए अलाइज को ऑयल की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले 1908 में ईरान से ऑयल ढूंढ निकाला था, पर ये इतना ज्यादा ऑयल नहीं था। जंग में टैंक्स, प्लेन्स, गाड़ियां और दूसरी मशीनरी के लिए ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। उस वक्त अमेरिका ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था और ब्रिटिशर्स ऑयल के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जंग के बाद एम्पायर्स और कॉलोनियल सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, जबकि ब्रिटिश और फ्रेंच तो पहले से ही अपनी कॉलोनीज का सीक्रेट प्लान बना कर बैठे थे। लिहाजा ऑयल खरीदने के लिए अमेरिका ब्रिटिशर्स के लिए रिलायबल ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में ही ईरान के करीब अपना होल्ड मजीद बढ़ा दिया, जहां उनको लगता था कि ऑयल का काफी फ्यूचर है। बाद में यहां से बहुत ज्यादा ऑयल के जखीरे भी दरियाफ्त हुए। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी और अलाइज जीत चुके थे। जीतने वाले अलाइज आमने सामने बैठे और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया। वहां ऑटोमन एम्पायर ऑफिशियली 1922 में खत्म हो गई और 29 अक्टूबर 1923 को एक आर्मी ऑफिसर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उभरती हुई तुर्क गवर्नमेंट ने फौरन ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी और अगले 2 सालों तक अलाइज के खिलाफ जंग जारी रखी। ब्रिटिश और फ्रेंच मिलिट्री वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से थक चुकी थी, जिनको टर्किश आर्मी बहुत हार्ड टाइम दे रही थी। तभी वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक्स करने पर मजबूर हो गए और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स में बदलाव देखा गया। ये मीटिंग टर्की के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और मिडिल ईस्ट के मैप में आखिरकार स्याही भर दी गई। ये मैप आज के मिडिल ईस्ट से काफी मिलता जुलता है। अलाइज ने टर्की को उनका एरिया दिया, जबकि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाने के बाद बकाया मिडिल ईस्ट को आपस में ही बांट दिया। पहले जो ऑटोमन एम्पायर की प्रोविंसेस बसरा, बगदाद और मौसूल हुआ करती थीं, उनको ब्रिटिशर्स ने ज्वाइन करके उसको मैंडेट फॉर मेसोपोटामिया का नाम दिया, जो बाद में इराक बन गया। हालांकि इन प्रोविंसेस में अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लोग रहते थे, लेकिन बिना सोच विचार के इनको आपस में मर्ज किया गया, जिसके असरात इराक की इंटरनल स्टेबिलिटी पर गहरे दाग छोड़ने वाले थे। मौसूल के लोग कर्डिश नस्ल के लोग थे। बगदाद में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान, जबकि बसरा प्रोविंस में शिया मुसलमान बसते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने ऑफिशियली कुवैत को बसरा प्रोविंस से अलग करके 1960 तक अपना प्रोटेक्टरेट बनाए रखा, पर क्योंकि ये इराकी प्रोविंस बसरा से फोर्सफुली अलग किया गया था, इसी वजह से आने वाले सालों में जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इराक ने कुवैत को अपना हिस्सा मानना शुरू कर दिया और फिर 1990 में इसी क्लेम को लेकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला भी किया। इराक ब्रिटिशर्स से आजाद होने के बावजूद भी काफी बिखरी हुई हालत में था। कुर्द, सुन्नी, शिया, इनके आपसी झगड़े और साथ में इनका कुवैत वापस पाने का दावा दोनों मुल्कों में गहरी टेंशन्स का बायस बना। ऐसी ही कुछ गलतियां लेबनान और सीरिया में भी की गईं। लेबनान को क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी की बिना पर आज़ादी दी गई, जबकि इसमें सुन्नी और शिया अरब्स भी काफ़ी तादाद में बसते थे। इसी तरह सीरिया में भी क्रिश्चियंस, सुन्नी, शिया और दूसरे मजहब भी पाए जाते थे, लेकिन इन सारी ऑटोमन प्रोविंसेस को भी मर्ज करके जान छुड़ाने की गर्ज से सीरिया बना दिया गया।
1930 में टर्की ने फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने सीरिया की हाटे प्रोविंस वापस मांगने की डिमांड रखी। फ्रांस को डर था कि टर्किश गवर्नमेंट नाजी जर्मनी से ना जा मिले, इसीलिए फ्रांस ने हाटे प्रोविंस टर्की को दे दिया, जिससे सीरिया और टर्की के बीच एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इसके अलावा यूफ्रेट्स रिवर, जो कि असल में टर्की से शुरू होती है और सीरिया से गुजरती हुई इराक में जाती है, यानी टर्की अगर चाहे तो यूफ्रेट्स रिवर का पानी रोक सकता है, जिससे इन तीनों मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस मजीद बढ़ गए। 1946 में सीरिया फ्रेंच कॉलोनी से आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी शुरू हुई झगड़े से हुई। उठते साथ ही उन्होंने टर्की की हाटे प्रोविंस और लेबनान को क्लेम करना शुरू कर दिया। बिना सोच समझ के जान छुड़ाने के लिए जो डिवीजन्स की गईं, इनसे पैदा होने वाले मसले एक तरफ और दूसरा मसला ऑयल ने खड़ा कर दिया, क्योंकि ऑयल भी उन अरब कंट्रीज से निकला जहां ऑलरेडी इतने सारे मसले चल रहे थे। मिसाल के तौर पे इराक में जहां से ऑयल निकला वो लोकेशंस थी बसरा और मसूल, जहां शिया अरब्स और सुन्नी कुर्द्स बसते थे, जबकि बाकी पूरा इराक सुन्नी अरब था। इसकी वजह से इराक को ऑयल की डिस्कवरीज को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया। ईरान में 90% ऑयल खुजिस्तान से निकला, जहां शिया अरब्स रहते थे, जबकि बाकी पूरे ईरान में पर्शियन शिया का होल्ड था। कुवैत, जिसको ऑलरेडी इराक अपना हिस्सा मानता था और ये कार्ड वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता था, वहाँ भी ऑयल निकल गया, जिसकी वजह से इराक और कुवैत के दरमियान मामलात मज़ीद ख़राब होने लगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में से काफ़ी सारा तेल निकला, तकरीबन पूरी दुनिया की ऑयल रिजर्व्स का भी आधा, और ये सारा तेल उन लोकेशन से निकला जहां ऑलरेडी रिलीजन और कल्चर की बिना पर झगड़े चल रहे थे। इसके अलावा बड़ी कंट्रीज जैसा कि अमेरिका ने भी यहाँ तेल की वजह से मुदाखलत शुरू कर दी, जिसने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को बद से बदतर बना दिया। लगे हाथ ब्रिटिशर्स ने ज्यूज से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उनको पैलेस्टाइन में अपनी खुद की स्टेट भी दे दी, जिसके इजराइल के नाम से आज पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। उस वक्त पैलेस्टाइन की अपनी पॉपुलेशन वहां मौजूद ज्यूज से तकरीबन डबल थी, लेकिन फिर भी ज्यूज को पैलेस्टाइन की 62%, जबकि अरब्स को सिर्फ 38% जमीन दी गई, जिसकी वजह से पैदा होने वाला कॉन्फ्लिक्ट आज तक लड़ा जा रहा है। ये पार्टीशन उठते साथ ही अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली ज्यूज ने इसको कबूल किया। शुरुआत में कोई एक भी अरब स्टेट नहीं थी जिसने स्टेट ऑफ इजराइल को कबूल किया हो, बल्कि ज़्यादातर अरब स्टेट्स ने 1948 में इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ब्रिटिशर्स और अमेरिकन की मदद से इजराइल, जो चारों तरफ अरब स्टेट से घिरा हुआ था, ये जंग जीत गया, और यहीं से शुरुआत होती है इजिप्ट के कमाल अब्दुल नसर की। एक ऐसा सेकुलर अरब नेशनलिस्ट जिसने मिडिल ईस्ट में तमाम अरब ज़मीनों को एक सुपर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा, और ये सुपर स्टेट मिडिल ईस्ट के ही तेल को एक सुपर वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेगी। नसर जान चुके थे कि बाहर से आने वाली ताकतें उन्हीं के तेल को इस्तेमाल करके उनको अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं, तो क्यों ना हम वही तेल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें। 1954 में कमाल अब्दुल नसर पावर में आए और उन्होंने अमेरिका, इजराइल और उनको सपोर्ट करने वाले सऊदी और कुवैत डायनेस्टी के खिलाफ सारी अरब स्टेट्स को इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले नसर ने सुएज कैनाल पर से ब्रिटिश और फ्रेंच की ओनरशिप्स खत्म की। इस फैसले पर ब्रिटिश, फ्रेंच और इजराइल ने मिलिट्री के जोर पर नसर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इजिप्ट ये जंग जीत गया और सुएज कैनाल को आज़ाद करवाने में कामयाब रहा। कमाल अब्दुल नसर की पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी वाह वाह होने लगी, पर कुछ अरब स्टेट्स थीं जिनको नसर की कामयाबी से खतरा था, जैसा कि सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और इंपीरियल ईरान। वो नसर के इस इनकलाब को यहीं ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये इनकलाब हमारी स्टेट्स तक पहुंच गया तो हमारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। इसी मसले को लेकर यमन में नसर के हामी नेशनलिस्ट्स और वहाँ की मोनार्किस्ट गवर्नमेंट के बीच एक जंग छिड़ी। यमन की गवर्नमेंट को सऊदी, जॉर्डन और इंपीरियल ईरान की मदद हासिल थी, जबकि नेशनलिस्ट्स को इजिप्ट सपोर्ट कर रहा था। ये मिडिल ईस्ट में लड़ी जाने वाली पहली प्रॉक्सी वॉर थी, पर इस जंग में इजिप्ट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने देखा कि इजिप्ट की आर्मी का मोराल डाउन है, तो उन्होंने भी पुरानी लड़ाई का बदला लेने के लिए इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया।
वो हमला जिसको 6 डे वॉर के नाम से याद किया जाता है। इस हमले में इजराइल ने इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, जिसका मतलब ये था कि अब सुएज कैनाल से कोई भी शिप नहीं गुजर पाएगी। यही वो पॉइंट था जब इजिप्ट को अगले 8 सालों तक सुएज कैनाल बंद रखना पड़ा। कमाल अब्दुल नसर ये शिकस्त बर्दाश्त ना कर पाए और 1970 में हार्ट अटैक की वजह से चल बसे, पर इजराइल से बदला लेना अभी बाकी था। नसर के जाने के बाद उनके ही एक जानशीन अनवर सादात इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने सीरिया के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने का मंसूबा बनाया और 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर दोनों साइडों से सरप्राइज अटैक कर दिया। ये यादगार जंग इतिहास में कई नामों से पहचानी जाती है: यौम किपर वॉर, रमजान वॉर, अक्टूबर वॉर या फिर 4th अरब इजराइल वॉर। वैसे तो इस जंग में भी इजराइल का पलड़ा भारी रहा, लेकिन इस वक्त अमेरिका बीच में आ गया और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के कहने पर इजिप्ट और इजराइल दोनों ने हाथ मिला लिए, जिस पर इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला को खाली करके इजिप्ट को वापस कर दिया। पर इस एग्रीमेंट में ये भी तय पाया कि इजिप्ट इजराइल को एज अ स्टेट कबूल करेगा। बस यही वो दिन था जब मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज हो गया, क्योंकि इजिप्ट वो पहली अरब स्टेट थी जिसने अरब के दुश्मन इजराइल को कबूल करने की गलती की। तकरीबन सारी अरब स्टेट्स ने इजिप्ट के इस फैसले की मुखालफत की और एक इस्लामिस्ट ग्रुप ने इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात को इजराइल से हाथ मिलाने पर कत्ल कर दिया। एक तरफ इजिप्ट में जब ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त ईरान में शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ इनकलाब फट पड़ा। ईरान का शाह अमेरिका से फंडिंग लेकर उनके मफाद में काम करता था, जिसका तख्त उलटकर ईरान के लोगों ने यहाँ इनकलाबी हुकूमत रूहुल्लाह खुमैनी की सरपरस्ती में कायम की। ईरान का ये इनकलाब मिडिल ईस्ट पर बहुत सारे असरात लेकर आया, क्योंकि ये हुकूमत मिडिल ईस्ट में पहली इस्लाम पसंद हुकूमत के तौर पर उभरी थी। इस नई ईरानी हुकूमत का शिया इस्लामी नज़रिया पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता था, जिसके सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी होंगे। ये देखते हुए दूसरी अरब स्टेट्स, खास तौर पर सुन्नी मुसलमानों को खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ईरान का ये रेवोल्यूशन उनकी स्टेट्स तक भी ना फैल जाए। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट सऊदी बादशाही निज़ाम था, जिसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। इसी वजह से ईरान के इनकलाब के सबसे बड़े दुश्मन जहां अमेरिका और इजराइल तो थे ही, वहीं साथ में सऊदी भी बन बैठा। ईरानी इनकलाब के डर से सऊदी ने इराक में सद्दाम हुसैन को फंड करना शुरू कर दिया, जो कि एक सुन्नी मिलिट्री ऑफिसर थे। सद्दाम हुसैन को भी ईरान से खतरा था, क्योंकि इराकी तेल बसरा की प्रोविंस से निकलता था, जहां ऑलरेडी शिया पॉपुलेशन थी। कुवैत और सऊदी की बैकिंग के होते हुए सद्दाम हुसैन ने ईरान के इनकलाब के खिलाफ अरब नेशनलिज्म की आवाज़ उठाई और 1980 में ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने ईरान की खुजिस्तान प्रोविंस पर कब्जा कर लिया, जहां से ईरान का 90% ऑयल निकल रहा था। इससे इराक के ऑयल रिजर्व्स में अब मजीद इजाफा हो गया। ये जंग 8 सालों तक चलती रही। 5 लाख लोग मारे गए और 10 लाख से भी ज़्यादा जख्मी हुए। सऊदी और कुवैत ने सद्दाम हुसैन को फंडिंग जारी रखी ताकि वो ईरान को लड़ाई में ही उलझाए रखे। पर सऊदी को ईरान से एक और ख़तरा भी था। बहरीन को देखा जाए तो वहाँ शिया पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ का रूलर सुन्नी था और इसकी लोकेशन सऊदी की ऑयल फील्ड से काफ़ी करीब है। ईरान, जो कि ऑलरेडी बहरीन को अपना हिस्सा मानने लगा था, सऊदी को खतरा था कि अगर यहाँ की शिया पॉपुलेशन ने सुन्नी रूलर का तख्त उलट दिया तो सऊदी और ईरान आमने सामने आ जाएंगे, जिससे सऊदी का तेल खतरे में पड़ सकता है। ये भी एक वजह थी कि सऊदी ने मुसलसल सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था। 8 सालों के बाद ईरान ने सद्दाम हुसैन से अपने खुजिस्तान प्रोविंस का कब्जा छुड़ा लिया, लेकिन 1988 में इराक ने अपना कुवैत पर बहुत पुराना क्लेम कार्ड वापस से निकाल लिया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत को सीधा सीधा कहा कि या तो ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए जो फंडिंग दी थी वो भूल जाओ, या फिर कुवैत को इराक में मर्ज कर दो। जब कुवैत ने मना कर दिया तो सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर हमला करके सारी ऑयल फील्ड्स पर कब्जा जमा लिया। इससे इराक के अपने ऑयल रिजर्व्स में इतना इजाफा हो गया कि अब दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स का 20% हिस्सा अकेले इराक के पास था।
कुवैत से इतने साल फंडिंग लेने के बावजूद सद्दाम हुसैन ने उल्टा कुवैत पर ही कब्जा कर लिया। ये चीज़ सऊदी को भी खटकने लगी क्योंकि वो भी तो कई सालों तक इराक को फंडिंग करता आया था। सऊदी को डर था कि अब सद्दाम की आर्मी किसी भी वक्त हमारी ऑयल फील्ड्स पर भी हमला कर सकती है। तो फिर इस मौके पर सऊदी ने अपना अमेरिका कार्ड निकाला और उनसे मदद मांगी। अमेरिकन आर्मी ने मुदाखलत की और कुवैत से सद्दाम की आर्मी को वापस इराक में धकेल दिया। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ने बहरीन में भी अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जिससे सऊदी को बहरीन में आने वाले ईरानी रेवोल्यूशन का डर भी खत्म हो गया। इसके फौरन बाद 1994 में जॉर्डन इजराइल को एक्सेप्ट करने वाली दूसरी अरब स्टेट बन गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती हुई प्रेजेंस और इजराइल की सपोर्ट ने नई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया, जैसा कि अल-कायदा, आइसिस, हिजबुल्लाह, हूथीज और इस्लामिक जिहाद। इनका मकसद दुनिया के तमाम मुसलमानों को अमेरिका, इजराइल और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ एक छतरी के नीचे लेकर आना था। लिहाजा उनको एंटी अमेरिकन स्टेट्स की तरफ से फंडिंग मिलना शुरू हो गई और इस सब का रिजल्ट आज हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। हमास का इजराइल पर हमला करने के बाद इजरायली फोर्सेस ने गाजा स्ट्रिप पर खूब गोलाबारी की और बचे हुए फलस्तीनी भी यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। इसके नतीजे में यमन में मौजूद हूतीज ने रेड सी से गुजरने वाली वो शिप्स जो इजराइल या उनको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज की थीं, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने सीरिया और लेबनान की साइड से इजराइल पर हमले जारी रखे। ईरान, जो अभी तक खुलकर इजराइल के खिलाफ सामने नहीं आया था, 1 अप्रैल 2024 को जब इजराइल ने सीरिया में ईरान की कॉन्सुलेट पर हमला किया और उनका टॉप जनरल मार दिया, उसके नतीजे में ईरान भी अब पहली बार इजराइल के खिलाफ खुलकर आया है और दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल पर फायर कर दिए। बेशक ईरान को पहले से मालूम था कि उनका ये अटैक इजराइल आसानी से नाकाम बना देगा, लेकिन ये इजराइल को सिर्फ जवाब देने का एक तरीका था। ये सिलसिला जो पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, ये शायद आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अरब की दुनिया में हंगामा खेजी की असल वजह मेरी नज़र में यहाँ बसने वाले मुख्तलिफ बिलीफ्स के लोगों का एक साथ रहना है। दूसरा, ब्रिटिश और फ्रेंच ने 100 साल पहले जो डिवीजन्स की, उसमें रिलीजन और कल्चर को नज़र में नहीं रखा गया था। ब्रिटिशर्स तो अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन ये जंगें और हंगामे शायद हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। ओके तो गाइस, जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि कैसे मिडल ईस्ट पे हमेशा फाइट रही, ये सबसे ज़्यादा देखो बिलीफ का भी और सबसे ज़्यादा तो उसका है कि उन्होंने जो बिना रिलीजन के वो देखे और उन्होंने खुद ही वो चीज़ बांट दी, इस वजह से वो है। और सबसे बड़ी तो इसराइल है भाई, इसराइल को वहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी वो सही हो जाएगा जब सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज रहेंगे। पहले पैलेस्टाइन आ जाए वापस, इसराइल पूरा खत्म हो। एक तो इसराइल मनुष्यमारा एक तो पूरे ले रखी है और अभी भी और भी लेना चाह रहा है, गाजा स्ट्रिप भी खत्म करना चाह रहा है, पता नहीं क्या करके मानेगा। अगर तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी, वीडियो लाइक कर, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग क्या चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है जी, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड बाय बाय।